हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया के बारे में पढ़ रहे थे और एशिया महाद्वीप में हम एक आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एशिया का आर्थिक आधार। तो आज हम एशिया के आर्थिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक आधार का क्या मतलब है। तो देखिए, किसी भी महाद्वीप, किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र की कृषि, व्यापार, परिवहन, उद्योग, इन सभी में प्रगति होना, क्योंकि ये सभी चीज़ ही एक अर्थव्यवस्था का एक मुख्य आधार है। अगर इन सभी चीज़ों में जैसे कृषि है, व्यापार है, परिवहन है, उद्योग है, इन सब की जब प्रगति होगी तभी एक राष्ट्र की प्रगति होगी। तो मतलब आर्थिक आधार का मतलब है कि एक महाद्वीप, मतलब हमारा जो एशिया महाद्वीप है, उस एशिया महाद्वीप की कृषि में, अर्थव्यवस्था में, परिवहन में, व्यापार में, इन सब में प्रगति होना ही एशिया महाद्वीप का जो आर्थिक आधार माना जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप के आर्थिक आधार के बारे में। तो देखिए, इसमें हम एशिया महाद्वीप की कृषि, व्यापार, परिवहन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम एशिया महाद्वीप की कृषि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। ठीक है, कृषि। तो देखिए, एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार केवल कृषि ही है। जैसे हमारा भारत देश देख लीजिए, ठीक है। उसके अलावा उन दक्षिणी और पूर्वी जो देश है, उन दक्षिणी पूर्वी देशों में अधिकतर क्षेत्र में कृषि की जाती है। तो उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। तो देखिए, हम कृषि के बारे में हम आज देखेंगे। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले एशिया महाद्वीप की कृषि की क्या क्या विशेषताएँ हैं, उन हम विशेषताओं के बारे में हमें आज पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी जो एशिया महाद्वीप की कृषि की विशेषता है वो है प्राचीन प्रचलन। सबसे पहली विशेषता है कृषि की, एशिया महाद्वीप की कृषि विशेषताओं के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें पहली है प्राचीन प्रचलन। देखिए, एशिया महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के अधिकांश जो देश है वो विकसित या फिर अविकसित और विकासशील देश है। तो ऐसे अविकसित और विकासशील देशों में जो कृषि की जो परंपरा है वो बिल्कुल प्राचीन परंपरा है। प्राचीन तरीके से यहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मशीनों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से कृषि कार्य नहीं किया जाता है। इसमें केवल प्राचीन तरीके से जो भी बैलों के द्वारा, ठीक है, और जो रासायनिक जो उद्योग है उनका प्रयोग नहीं किया जाता था। मतलब आदिम तरीके से कृषि की जाती है। तो यह भी एक एशिया की कृषि की विशेषता है। इसकी अगली विशेषता है कृषि उपजों में विविधता। कृषि उपजों में विविधता। देखिए, अगली विशेषता है एशिया महाद्वीप की कृषि की कृषि उपजों में विविधता। यहाँ पे कृषि की जो फसलें, कृषि की जो उपजें प्राप्त की जाती है उनमें विविधताएं देखने को मिलती है। जैसे एक ही खेत में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे एक ही कृषि क्षेत्र में गेहूं का भी, ठीक है, उसके बाद गेहूं के साथ भी हम देख लेते हैं जैसे मोटे अनाजों का भी इसमें उत्पादन किया जाता है, सरसों का उत्पादन भी किया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कृषि उपजों की इसमें विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, एक साथ अनेक अनाजों का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है वातावरण पर निर्भरता। वातावरण पर निर्भरता। ठीक है, एशिया महाद्वीप की जो कृषि है वो पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है, उस दक्षिणी पूर्वी एशिया को मानसून एशिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कृषि है वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, मतलब वातावरण पर पूरी तरह निर्भर है। ठीक है, जिसमें कृषि में अधिकतर जो सिंचाई की जाती है वो केवल वर्षा के द्वारा और कुछ % ही केवल सिंचाई के साधनों के द्वारा की सिंचाई इसमें की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो फसल है, यहाँ की जो कृषि पूर्ण रूप से वातावरण पर निर्भर है। उसके बाद हमारी अगली जो है औपनिवेशिक प्रभाव, इसकी विशेषता है, अगली विशेषता है औपनिवेशिक प्रभाव। तो एशिया की कृषि के ऊपर हम देखें तो औपनिवेशों का भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आप देख लीजिए,
जो एशिया के जो दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में जो चाय के जो बागान है, तो वो चाय की जो कृषि है, वो उस चाय की जो कृषि के ऊपर पूरी तरह से हमें औपनिवेशिक प्रभाव देखने को मिलता है। जिस तरीके से उपनिवेशों में, जब भारत में जो उपनिवेशिक ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे और वो वहाँ पर आकर जिन्होंने किस प्रकार से जो कृषि कार्य चाय का जो बागान लगाए थे, उनकी उसी परंपरा के द्वारा जो चाय का उत्पादन किया जाता था और वही परंपरा अब तक चली आ रही है। इस प्रकार से इसकी कृषि पर अभी तक भी औपनिवेशिक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। हमारा अगला जो इसकी विशेषता है वो है मानवीय श्रम की प्रधानता। मानवीय श्रम की प्रधानता। देखिए, एशिया महाद्वीप की कृषि की सबसे बड़ी विशेषता है कि मानवीय श्रम की प्रधानता। मैंने पहले बताया कि एशिया महाद्वीप के अधिकांश देश अविकसित और विकासशील देश रहे। यहाँ पे मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अधिकतर कार्य किया जाता है कृषि का, वो केवल मानवीय श्रम के द्वारा किया जाता है। और यहाँ की जनसंख्या भी अधिक है, इसलिए आसानी से मानवीय श्रम भी उपलब्ध हो जाता है। इसलिए यहाँ की कृषि में मानवीय श्रम की हमें प्रधानता देखने को मिलती है। उसके बाद हमारी अगली जो विशेषता है वो है खेतों का सीमित विस्तार। खेतों का सीमित विस्तार। ठीक है, तो देखिए अगली इसकी विशेषता है एशिया महाद्वीप की कृषि की। इसमें खेतों का जो एक छोटा रूप है, इसमें लघु आकार के खेतों का ही विस्तार हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बड़े विस्तृत खेतों का इसमें अभाव पाया जाता है। जैसे अपन देख सकते हैं, जैसे जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में जो खेतों का जो आकार होता है बहुत बड़ा होता है। उस बहुत बड़े आकार के क्षेत्रों पर कृषि कार्य किया जाता है मशीनों के द्वारा। लेकिन एशिया महाद्वीपीय कृषि की विशेषता यह है कि यहाँ पे खेतों का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है और केवल मानवीय श्रम के द्वारा ही यहाँ पे कृषि की जाती है। तो खेतों का यहाँ पे आकार हमें छोटा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ की अगली विशेषता है कृषि पर जनसंख्या का दबाव। कृषि पर जनसंख्या का दबाव। एशिया महाद्वीप की अगली विशेषता है कि यहाँ पर कृषि पर जनसंख्या का दबाव देखने को मिलता है। जैसे यहाँ का जो क्षेत्रफल, तो कृषि योग्य जो क्षेत्रफल है वो तो कम है और जनसंख्या अधिक है। तो कम क्षेत्रफल के ऊपर हमें अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए कृषि कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ की कृषि पर हमें जनसंख्या का दबाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गई हमारी एशिया महाद्वीपीय कृषि की विशेषताएं। ठीक है, उसके इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं भारत एशिया महाद्वीप की जो कृषि के प्रकार है उसके प्रकार के बारे में भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी विशेषता है एशिया महाद्वीप की कृषि की, जिसमें पहली विशेषता है प्राचीनतम प्रचलन या फिर परंपरागत प्रचलन। उसके बाद कृषि उपजों में विविधता हमें देखने को मिलती है, यह पूरी तरह मानसून पर निर्भर है। उपनिवेशिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है कृषि में, और मानवीय श्रम की यहाँ प्रधानता है, और खेतों का एक सीमित आकार है या फिर लघु आकार है, और कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी बढ़ता जाता है। ये हमारी ये कृषि की मुख्य विशेषताएं थी। आगे हम देखेंगे एशिया महाद्वीप में कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, जिसमें हमारी पहली प्रकार की जो कृषि है वो है प्रारंभिक जीविका कृषि। जीविका कृषि। कृषि के प्रकार की हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारे सबसे पहले जो कृषि है एशिया महाद्वीप की वो है प्रारंभिक जीविका कृषि। तो देखिए ये प्रारंभिक जीविका जो कृषि है, इसका मतलब है कि प्रारंभिक मतलब बहुत प्राचीन तरीके से, और जीविका मतलब कि जीवन यापन करने के लिए ही कृषि की जाती थी। इस प्रारंभिक जीविका कृषि का मतलब है कि यह बहुत प्राचीन काल से कृषि चली आ रही है और केवल जीवन यापन करने के लिए ही कृषि कार्य की जाती है। इसमें केवल जनसंख्या का भरण पोषण करना इसका उद्देश्य होता है, व्यापार करना इस कृषि का उद्देश्य नहीं होता है, और प्राचीनतम ढंग से यह कृषि की जाती है। यहाँ पे हम इस कृषि का रूप देखें तो यह दो रूपों में कृषि की जाती है। इसका पहला है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि और प्रारंभिक स्थायी कृषि।
ठीक है। दूसरी है प्रारंभिक स्थायी कृषि। प्रारंभिक जीविका कृषि के हम दो रूप हमें एशिया के महाद्वीप में देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला है स्थानांतरित कृषि और दूसरा प्रारंभिक स्थायी कृषि। तो देखिए स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने पहले भी वीडियो में हमने पढ़ चुका है। तो इसमें हमने पहले जो भारत का भूगोल हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने कृषि के बारे में पढ़ा था। तो उसमें भी हमने स्थानांतरित कृषि के बारे में हमने पढ़ा था। और आज हम वापस देखते हैं कि स्थानांतरित कृषि क्या है। तो इसमें देखिए स्थानांतरित कृषि वो है जिसमें जो आदिवासी जनजातियों के द्वारा जंगलों को काटा जाता है और काट के उनको साफ करके उस जंगलों को जलाकर और साफ करके वहाँ पे कृषि कार्य किया जाता है। और कुछ दिनों तक वहाँ कृषि कार्य करने के बाद जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो कुछ 1-2-3 साल वहाँ पे कृषि कार्य करते हैं। और 2-3 साल तक कृषि कार्य करने के बाद जब वो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो उस क्षेत्र को वो छोड़ देते हैं और वो आगे बढ़ते हैं और आगे जंगलों को काटते जाते हैं और साफ करके वहाँ पे कृषि कार्य करते जाते हैं। इस प्रकार से एक जंगल से दूसरे जंगल तक वो लोग जाते रहते हैं। इस प्रकार से एक अस्थायी रूप से वो कृषि करते हैं। इसीलिए स्थायी रूप से कृषि न करने के कारण ही इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो मुख्य ये कृषि है वो की जाती है आदिवासी जनजातियों के द्वारा। ठीक है। और इसमें भी कृषि के बारे में हम देखें तो यह एक आदिम प्रकार की कृषि है, आदिम कृषि। ठीक है। जिसमें यह एक अवैज्ञानिक कृषि है, एक अवैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाती है। ठीक है। इसमें यह कृषि है जो किसके द्वारा की जाती है, आदिवासी जनजातियों के द्वारा, आदिवासी जनजातियों के द्वारा यह कृषि की जाती है। उसके बाद हम देखें तो इसमें जो रसायनों का फिर मशीनों का इसमें अभाव होता है, मशीनों का व रसायनों का इसमें अभाव होता है, उत्तम बीजों का इसमें अभाव होता है। ठीक है। उत्तम बीजों का अभाव और केवल जीवन यापन के लिए ही यह कृषि की जाती है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होता है, केवल जीवन यापन करना, जीवन यापन करने के लिए ही यह कृषि की जाती है। और एशिया महाद्वीप में हम देखें तो इस कृषि का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। इसके नामों के बारे में हम इसके जो विभिन्न नाम हैं उसके विभिन्न नामों के बारे में हम देखें तो भारत में इसको कहते हैं झूमिंग कृषि, झूमिंग। ठीक है। इसके नाम आप इधर देख लीजिए, इसके नाम जो विभिन्न नाम हैं वो भारत में झूमिंग। ठीक है। और श्रीलंका में चेन्ना, श्रीलंका में इसको कहते हैं चेन्ना। म्यांमार में कहते हैं इसको टोग्या, टोग्या। ठीक है। इंडोनेशिया में लदांग, इंडोनेशिया में लदांग। ठीक है। और फिलीपींस में केगिंग, फिलीपींस में केगिंग। ये स्थानांतरित कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। वो आप वापस देख लीजिए कौन कौन से नाम है इसके जो नाम है, इन नामों से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें ये कृषि के जो विभिन्न नाम हैं ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके नाम देखिए, भारत में इसका नाम है स्थानांतरित कृषि, श्रीलंका में चेन्ना, इंडोनेशिया में लदांग। ठीक है। म्यांमार में टोग्या और फिलीपींस में केगिंग। तो इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली प्रकार की कृषि है और इसका हम विस्तार देखें कि इस कृषि का जो विस्तार एशिया महाद्वीप के किन किन क्षेत्रों में है, तो देखिए इसका विस्तार भी देख लीजिए। इसका विस्तार है जो मुख्यतः एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी और पूर्वी एशिया है। ठीक है। इस कृषि का विस्तार दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में मुख्यतः इस कृषि का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है।
ये हो गई हमारी स्थानांतरित कृषि। अगले इसमें हमारा इसी कृषि का जो दूसरा रूप है वो है प्रारंभिक स्थायी कृषि। प्रारंभिक स्थायी कृषि वह इसका एक दूसरा नाम भी है स्थानबद्ध जीविका कृषि। स्थानबद्ध जीविका कृषि, ठीक है। अब देखिए प्रारंभिक स्थायी कृषि का मतलब है कि स्थानांतरित कृषि का एक विकसित रूप है। स्थानांतरित कृषि में तो क्या होता था कि आदिवासी जनजातियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर कृषि की जाती थी, लेकिन इसमें क्या होता है कि कृषि का तरीका तो वही है, ठीक है। मतलब इसमें भी आदिम तरीके से कृषि की जाती है, अवैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि कृषि का जो क्षेत्र होता है वो बिल्कुल एक सीमित होता है, मतलब एक स्थायी क्षेत्र होता है। इसमें स्थायी क्षेत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कृषि करने का जो क्षेत्र है वो इसमें स्थायी होता है, इसमें स्थानांतरित क्षेत्र इसमें नहीं होता है, ये जगह को नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि का विकसित रूप। स्थानांतरित कृषि का विकसित रूप है, ठीक है। यह कृषि है वो भी एक आदिम तरीके से की जाती है, आदिम प्रकार की कृषि है, ठीक है। और यह भी इसको भी हम एक अवैज्ञानिक तरीके से कृषि की जाती है, इसको कह सकते हैं अवैज्ञानिक कृषि, ठीक है। और इसमें भी हम देखें तो मानवीय श्रम की इसमें प्रधानता होती है, क्योंकि इसमें मशीनों से जो कार्य है इसमें नहीं किया जाता है, मशीनों का इसमें अभाव होता है, मशीनों का अभाव, ठीक है। उन्नत बीजों का भी इसमें अभाव होता है, और इसका भी उद्देश्य क्या होता है, स्थानीय जीवन यापन करना, स्थानीय जीवन यापन करना, मतलब स्थानीय जो जनसंख्या है उस जनसंख्या का भरण पोषण करना ही इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। और इसका भी विस्तार हम देखें एशिया महाद्वीप में, तो देखिए इसका विस्तार दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इसका विस्तार है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में इस कृषि का विस्तार पाया जाता है। और इस कृषि में कुछ मोटे अनाजों का उत्पादन इसमें भी किया जाता है, मोटे अनाजों का उत्पादन इस कृषि में किया जाता है, ठीक है। तो यह है हमारी स्थानबद्ध या फिर प्रारंभिक स्थायी कृषि। हमने हमारे जो पहले प्रकार की जो कृषि थी, प्रारंभिक जीविका कृषि, उसके हमारे दो रूप थे, स्थानांतरित कृषि और प्रारंभिक स्थायी कृषि। स्थानांतरित कृषि में तो हमने देखा था कि इसमें जो आदिवासी जनजाति है उनके द्वारा कृषि की जाती है और स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि एक स्थायी रूप से कृषि, स्थायी क्षेत्र के ऊपर कृषि की जाती है। इन दोनों में केवल यही अंतर होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कृषि की विशेषताओं के, एशिया महाद्वीप में कृषि की विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा, और कृषि के जो प्रकार हैं उसमें एक प्रकार के बारे में हमने पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अन्य जो प्रकार है कृषि के उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।